नमस्कार। न्यूज़ 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में चुनावी बिसात बीत चुकी है। जिस तरह से नीतीश कैबिनेट विस्तार में बीजेपी ने जाति वाला समीकरण को फिट किया है, उसके बाद से तमाम तरह की चर्चाएं तेज हो गई है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू कोटे से कोई मंत्री क्यों नहीं बना। हालांकि इन सब के बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में नीतीश की चुप्पी और सहमति कहीं बीजेपी की कोई बड़ी प्लानिंग का संकेत तो नहीं दे रहे। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे और इसी के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी, प्रीति शेखर जी प्रवक्ता बीजेपी, अनुप्रिया जी प्रवक्ता जेडीयू, आरजू खान जी प्रवक्ता आरजेडी, दानिश खान जी प्रवक्ता जनसुराज पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अनुप्रिया जी का रुख करना चाहूंगी। अनुप्रिया जी, जी। कैबिनेट का विस्तार हुआ, लेकिन अगर जेडीयू कोटे की बात करें तो जेडीयू कोटे की तरफ से एक भी मंत्री नहीं है, ऐसा क्यों? सबा जी, ये तो बहुत ही क्लियर है। और इससे हम्म। मैथमेटिकल अगर व्यू पॉइंट से आप देखिए, कैलकुलेट करें, तो वर्तमान जी। समय में देखेंगे बीजेपी के जो वर्तमान में विधायक है वो 84 है और जेडीयू के जो है 48। रेशियो के हिसाब हम्म। से अगर मैं बात करूं तो हम 13 रेशियो में है, 13:2 समथिंग, जो कि बीजेपी हमसे भी पीछे है। और अब हम्म। जैसा कि आप देख रहे होंगे, क्योंकि सारे चैनलों पे और सभी जगह यह बहुत स्पष्ट है कि जो विभाग बीजेपी जी। के पास में था, क्योंकि जब हमारा दोबारा एनडीए के साथ में जब गठबंधन होता है हमारा, तो आपने देखा होगा कि कई एक एक मंत्री के पास में एक से ज्यादा विभागों का था। जिससे प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई जगह पे जहां पे देखा कि जिस विभागों का कार्य हो या जमीनी स्तर पे जो कार्य अभी तक नहीं हो पाए थे, उस मद्देनजर देखते हुए भी कि एक जो विभागों का कार्य बहुत ही स्मूथली चल पाए और जनता को तकलीफ नहीं हो, तो विभाग एक व्यक्ति पे जिम्मेदारी ना हो और सभी विभागों का हम्म। सही से वितरण हो। और बहुत, मैं घुमा के नहीं बोलूंगी, स्पष्ट बोलूंगी जी। कि आने वाले समय में चुनाव भी है ना। हम्म। कि हम, क्योंकि हमारा यूएसपी क्या है कि जनता के बीच हम हम्म। किस बात पे जाते हैं, हम अपने काम पे जाते हैं। कि जी। इसीलिए काम हमारा यूएसपी है और काम के बदौलत हम वोट मांगते हैं। तो हम नहीं हम्म। चाहते कि कहीं से भी हमारी तरफ से कोई त्रुटि रह जाए और जनता के बीच में हमारे खिलाफ किसी तरह की नैरेटिव इस्तेमाल हो या प्रोपेगेंडा ऐसा बने। तो क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री जी ने 2005 से अब तक जो सरकार चलाई है और जनता जिस तरह से जी। बार बार उनको प्रेम देती है, क्योंकि सत्ता में आप देखे होंगे कि एनडीए और हम महागठबंधन के साथ में भी रहे, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप हम्म। में कौन रहा? नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी को जनता क्यों चुन रही है? क्योंकि अगर मैं थोड़ा और मैं पीछे चली जाऊं, 2015 जब हम बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत ज्यादा उस समय पूरे देश में एक प्रचंड बहुमत थी और उनका एक मैं कह सकती हूँ कि मैजिक एक इमेज था। लेकिन तब भी बिहार में मुख्यमंत्री जी के हम्म। चेहरे पे हम एनडी क्या कह सकते हैं कि महागठबंधन को वोट मिलता है। तो हमारा जी। ये स्पीक क्या है कि काम, तो काम को मद्देनजर नजर रखते हुए इस तरह की त्रुटि ना हो जाए और विभागों का हम्म। बंटवारा हो जाए, बहुत ही नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है इसको। क्योंकि अगर हम विपक्ष की व्यू पॉइंट से देखेंगे, सभा जी, आप जी। भी अपने चैनल पर डिबेट किया होगा कई बार, हम्म। आपको आरजेडी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता कहते नजर आ रहे होंगे कि देखिए हम्म। विभाग एनडीए के बीच में अच्छा संबंध नहीं है, अभी भी एक्सटेंशन नहीं हो पाया है मंत्रिमंडल में। तो इन चीजों हम्म। पे पूर्ण विराम लगा है। लेकिन बात यह है कि विपक्ष करे तो करे क्या? विपक्ष जी। के पास में क्या मुद्दे क्या हैं? उनके पास में हम्म। बस यही है, जहां की एक तरफ इंडिया अलायंस है, एक तरफ एनडीए इंडिया अलायंस पे जहां पे कोई तालमेल नहीं है, अपने अपने गठबंधन के साथियों के बीच में खींचातानी चल रहा है, तो वो कोशिश करते हैं कि एनडीए के बीच में फूट डाले और इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी करते रहे कि जिससे उनका, मैं कहूँ कि दाल पानी हम्म। दाल रोटी चलता रहे, बस ऐसा ही बस कुछ है। चलिए ठीक है अनुप्रिया जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधा रुख करना चाहूंगी प्रीति शेखर जी का। प्रीति जी, अब जबकि दिल्ली में शानदार जीत के बाद अगर अब मोटिव देखा जाए तो बिहार चुनाव पे फोकस है आप लोगों का, एनडीए का। और अब जब बिहार में चुनाव नजदीक है, ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं इस चुनाव के इसे मद्देनजर देखा जा रहा है कि जाति समीकरण को सेट करने के लिए किया गया है ऐसा। क्या कहना सबा चाहेंगे इस जी, पे? जी। जी सबा जी, देखिए, एनडीए बिहार में बिल्कुल हर समीकरण को ध्यान में रखकर इस नीतीश हम्म। कुमार जी के नेतृत्व में तीसरी बार कैबिनेट का विस्तार
किया है एनडीए ने। आप देखेंगे कि बिहार के उत्तर से लेकर दक्षिण की बात करें, या फिर हर सामाजिक समीकरण की बात करें, या फिर अनुभव और योग्यता की बात करें, तो हर मामले में एनडीए का या जो सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार वो बिल्कुल हर मायने में फिट आपको दिखेगा। जहां तक बात रही भारतीय जनता पार्टी की, तो ये सारी जो सीटें थी, जितने मंत्रिमंडल में जो भी विभाग थे, वो सारे के सारे बीजेपी के पास थे, और एक के पास एक से ज्यादा विभाग थे, तो उसी को हस्तांतरण किया गया है। उसमें से 7 कल माननीय विधायकों को शपथ दिलाया गया, और आज विभागों का बंटवारा भी हो गया है। ये इसलिए भी जरूरी था, कुछ कारणों से पिछले दिनों से ये पेंडिंग जरूर था। खरमास था, दिल्ली चुनाव था, फिर प्रधानमंत्री जी की भागलपुर में सभा भी हो गई, इस कारण से पेंडिंग भले था, लेकिन इसको करना बहुत जल्द से जल्द इसको करना ये आवश्यक भी था। और इसी कारण से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, और वाजिब सी बात है कि 2025 में हम लोग विधानसभा चुनाव में जाएंगे, और हमारा संकल्प है एनडीए का कि 2025 में 225 से ज्यादा सीटों को लाकर हम बहुमत की सरकार बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे चेहरा होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसको लेकर अगर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी यदि हो रहा है, तो इसमें किसी के पेट में दर्द होने वाली बात नहीं। ये तो विपक्ष भी कह रहे थे पहले, हम लोगों की देरी हुई, लेकिन जब हो गया है तो वो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से हुआ है, और सबके पास अपने अपने अनुभव है, या तो संगठन का अनुभव है, या तो मंत्री मंडल संभालने का अनुभव है। तो उनके अनुभव का, उनकी योग्यता का लाभ हमारी सरकार को मिलेगा, सरकार के माध्यम से जनता को मिलेगा, और जनता हर मूलभूत सुख सुविधाओं से वो युक्त होंगी। इसका हमारी सरकार प्रयास कर रही है। तो नीतीश कुमार जी ने बहुत ही ये उनका एक मामला था, उन्होंने इस चीज को ध्यान रखा कि हर सामाजिक समीकरणों को उन्होंने साधने की कोशिश की है, उसका ख्याल रखा है। चाहे आप सवर्णों की बात करें, पिछड़े समाज की बात करें, अति पिछड़े समाज की बात करें, महिलाओं की बात करें, हम अनुसूचित जाति की बात करें, तो हर जगह से हर लोगों को का समावेश इस मंत्रिमंडल में दिखेगा। और तीसरी बार जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है, इसमें सबका समायोजन हुआ है, और वही हुआ है जो बीजेपी के कोटे में जो सीटें थी, जो विभाग थे, उसका बंटवारा हुआ है। तो सवाल जी, मुझे लगता है कि अब विपक्ष के पास कुछ बोलने को नहीं है, तो अब कभी कुछ कभी कह रहे हैं कि भाई जेडीयू को क्यों नहीं मिला। ये उनकी शायद समझ से परे ये बात है कि सारे के सारे विभाग बीजेपी के पास ही थे, तो ऑब्वियस है कि बीजेपी के ही किसी माननीय विधायक को इसकी जिम्मेदारी देनी थी। तो इसमें कोई प्रश्न नहीं होता, ये प्रश्न वही लोग कर सकते हैं जिनके पास शायद अल्प ज्ञान हो। तो अब कुल मिलाकर हमारा कैबिनेट बिल्कुल संतुलित है, और जितने कम समय बचे हैं उसमें ज्यादा हम करने की कोशिश करें। हमारी सरकार कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देने की कोशिश करें, इसकी कवायद चल रही है, इसका प्रयास हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। जी सभा जी। चलिए ठीक है प्रीति शेखर जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधे रुख करना चाहूंगी आरजू खान जी का। आरजू जी, कैबिनेट में विस्तार हो गया, क्या लगता है किसकी चली है? और वहीं आरोप लग रहा है कि सवाल तो आप लोग उठाते हैं क्योंकि परेशानी आप लोगों को हो रही है। हमको किस चीज की परेशानी होगी? परेशानी तो जनता दल यूनाइटेड को होनी चाहिए कि जनता दल यूनाइटेड 4.5 साल क्यों लगा दी। हम जानते हैं कि विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, लेकिन महज 5-6 महीने अगर इलेक्शन में बचे हैं तो फिर ये क्यों हुआ? और अभी तक हमने देखा था कि कुर्मी जाति का कोई मिनिस्टर नहीं हुआ करता था। कुर्मी जाति से भारतीय जनता पार्टी ने मिनिस्टर भी सौंप दिया, बना दिया। नालंदा से कोई मिनिस्टर नहीं होता था, नालंदा से भी भारतीय जनता पार्टी ने मिनिस्टर बना दिया। तो मैं तो इस चीज को मान के चलता हूं और देख के चलता हूं विपक्ष के नाते, और हम हमेशा से ये कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, खुद आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बेटे निशांत जी पूछ रहे हैं सवाल कि एनडीए को जो है घोषित कर देना चाहिए, ऑन टेबल घोषित कर देना चाहिए कि सीएम उम्मीदवार कौन होंगे, नीतीश कुमार होंगे। तो ये सवाल मेरा नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है। और मैं इसको इसी नजरिए से देखता हूं कि जनता दल यूनाइटेड के ताबूत में अकेली किल ठोक दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब वो कुर्मियों के भी नेता नहीं रहे, कुर्मियों के भी वो नेता नहीं रहे। एक कुर्मी चेतना योजना बनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले, और उनको मिनिस्टर की गद्दी सौंप दी जाती है। तो मुझे और ज्यादा इससे कहने की जरूरत नहीं है। और बात कहती है कि
कल सम्राट चौधरी का मैं देख रहा था, बयान देख रहा था, सम्राट चौधरी बार बार यही कह रहे थे, सॉरी अशोक चौधरी कह रहे थे कि इलेक्शन को देखते हुआ किया गया है। तो बिहार की आवाम, बिहार की जनता पागल नहीं है समझिए। बिहार की आवाम ने आपको 20 सालों से देखा, और 20 सालों से आपने उनके लिए क्या किया। आप कहते हैं विकास दर दिखाते हैं, लेकिन पूरे देश में किसी भी राज्य से अगर आप तुलना करते हैं तो बिहार सबसे पिछड़ी है। बिहार पलायन का सबसे ज्यादा क्यों है केंद्र बना हुआ पूरे 20 साल के आप शासन सत्ता में। साक्षरता दर की मैं बात करूंगा, साक्षरता दर आज भी बिहार प्रदेश का सबसे कम क्यों है, जब आप इतना विकास करते हैं तो। एनसीआरबी का डेटा आप उठा के देखिए, भ्रष्टाचार कम्युनलिज्म पे आप बात करते हैं, ये सारी चीजें हमारे पास है। अरे मैं भारतीय जनता पार्टी का क्या जवाब दूं, वो तो कह रही थी कि हमारे पास कुछ है नहीं बचा हुआ। देश के प्रधानमंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, 2014 में उनका अनाउंसमेंट था कि मोतिहारी में आए थे और बोले थे उन्होंने कि मोतिहारी की चीनी मिल को मैं चालू करवाऊंगा, और उस चीनी मिल के चाय, उस चीनी मिल से जो चीनी बनेगी उसका मैं चाय पीऊंगा। 2025 में हम आ गए और बिहार प्रदेश, देश के प्रधानमंत्री का वो वादा आज तक पटल पे नहीं उतरा। तो हम इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। नीति आयोग को देखते हैं जो कि भारत सरकार का डेटा है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखते हैं, हम हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट देखते हैं, हम एनसीआरबी का डेटा देखते हैं। तो हमको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। बिहार को आपने गरीब, पलायन वाला, अशिक्षित सब कुछ बना के रखा है, और अगर नहीं रखा है किसी भी रिपोर्ट में तो आप मुझे जवाब दीजिए। कहने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है। आप 20 सालों के शासन सत्ता में सिर्फ आपके मंत्रियों का विकास हुआ है, मैं बड़ी गंभीरता के साथ में कह रहा हूं, लेकिन बिहार प्रदेश हर पटल पे पीछे है, हर पटल पे पीछे। ये बताइए कि एससी वर्ग के बच्चे 2.5 लाख जेल की सलाखों के पीछे है। हमारी महागठबंधन की शराब के वक्त में शराबबंदी हुई थी, हम कहते हैं शराबबंदी पूर्ण तरीके से नहीं है। वो क्यों है? गरीबी का केंद्र बना हुआ है, मजदूर और पलायन का केंद्र बना हुआ है। 2.5 लाख बच्चे एससी वर्ग के जेल की सलाखों के पीछे डिलीवरी बॉय बनने के चक्कर में। तो ये आपका 20 साल का करप्शन, भ्रष्टाचार और आपके काम न करने की नीति है। इसकी वजह से बिहार हर पटल पे, पूरे देश में जितने भी राज्य है उनमें पीछे है। तो आप झूठा मूठा परसेप्शन मत फैलाइए। बिहार को आपने और गरीब और गरीब और गरीब और गरीब बनाया है। चलिए ठीक है आरजू खान जी, फिर आपका रुख करेंगे। जी अनुप्रिया जी। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि विपक्ष के पास में कोई मुद्दे नहीं है, और इनकी एक सोच है कि जाति से ऊपर बाहर निकल नहीं पा रहे। ये बार बार इनके सारे प्रवक्ता, नहीं बस सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोलूंगी। आरजू खान जी उन्होंने सुना, बहुत फिर बहुत आपसे जवाब ले लेंगे। बहुत सुंदर लगता है जब हम सब लोग अपने अपने समय में बोलते हैं, जनता भी सुन बिल्कुल। पाती है, और हम लोग आपस में एक बातचीत भी हो पाता है। देखिए, जाति की राजनीति से बाहर निकल ही नहीं पाती है। बार बार इनके सारे प्रवक्ता एक रोना रो रहे हैं कि मुख्यमंत्री अब कुर्मी की भी नेता नहीं रहे। अरे भैया, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश की नेता है, और जब वोट आता है तो जाति वोट नहीं देती है, क्योंकि हमारे कभी जाति आधारित राजनीतिक नहीं होता है। MY, माई बाप, A to Z। अब ये कह रहे हैं कि भाई की जाति SC ST OBC। अरे ये क्यों ढोंग करते हैं आप? ये ढोंग आपका, आप जो जिसकी राजनीति करते हैं उसको तो आप मुख्यधारा में जोड़ नहीं पाए, उसको आप वोट की राजनीति के रूप में इस्तेमाल किया। जाति की बात अगर करेंगे तो बिहार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही जाति आधारित गणना हमने कराया, और उसके बाद में जो रिपोर्ट आई है वो हमें आरक्षण की सीमा बढ़ाई। अरे काम करने की इच्छा है, हम चाहते हैं कि वो भी जो आजादी के बाद भी बिहार की वह जनता, वह वर्ग जो नहीं जुड़ पाया है विकास की मुख्यधारा से, उनको जोड़ने के लिए जाति के उनके आरक्षण को बढ़ाएंगे। हम जनरल, OBC, SC ST किसी में भेद नहीं करते। और बहुत बड़ी बात देखा जाए कि महिलाओं की बात मैं करता हूँ कि जो कि किसी भी जाति से आती हूँ, कि अपने आप में पिछड़ा, क्योंकि जिनके साथ में घरेलू हिंसा से लेकर के राजनीतिक में गतिविधि ना हो, जहां उनकी शैक्षणिक व्यवस्था ना हो, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो, और वैसी व्यवस्था को मजबूत कर करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर आयामों पर महिलाओं को स्ट्रॉन्ग किया है कि महिलाएं आज स्वावलंबी हैं, बिहार के प्रगति में योगदान दे रही हैं, वह निर्भीक होकर के बिहार की सड़कों पे घूम रही हैं। और फिर ये रोना रोएंगे एक आध दो घटना, मैं उसका भी जवाब दे दूं, क्योंकि सवाल पूछेंगे कि ऐसा कोई भी देश या प्रदेश नहीं है कि जहां पे घटनाएं नहीं होती। लेकिन बतौर सरकार हमारी जिम्मेदारी होती है कि सरकार, इस राज्य का एक एक व्यक्ति सुरक्षित हो, और उन गतिविधियों पे भी हमारी नकल रहती है। लेकिन
क्या है कि आजू खान जी की एक मजबूरी है कि इनकी पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है, जाति की राजनीति, वहां से बाहर निकलना इनके लिए असंभव है। और यही कारण है, हमारा तो नहीं मान रहे, जनता का मान लीजिए, इसी कारण है कि आपको जनता ने लगातार 2 दशकों से बाहर रखा है, सत्ता से बाहर। वो तो नीतीश कुमार जी की जी देन थी आजू कि जी, आपको आएंगे सत्ता आपकी में आने तरफ। का मौका मिल गया। समझ मैं कर जी चलिए ठीक है अनुप्रिया जी। जी आजू जी। देखिए ये क्या है ना कि ये सबक नहीं लेती है जनता के जनादेश से भी। ये कह रही है कि कई दशक से हमें बाहर रखा है बिहार की जनता ने। इनको शायद पता नहीं है, अगर अतीत में जाए और आज में जाए तो बिहार की लार्जेस्ट पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, और लोकतंत्र चल रहा है, और लोकतंत्र में ही जनता ने हमें अपना मालिक, अपना जो है सीएम फेस माना आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव पे अपना यकीन जलाया। और रही बातें, ये बड़ी बड़ी बातें करती है करप्शन के ऊपर, मैं तो एनसीआरबी के डेटा को लेकर मैं बात कर रहा हूँ समझिए आपके पास। एनसीआरबी का डेटा ये बताता है कि बिहार में 7 साल की बच्ची और 70 साल की महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन ये हमारी बात नहीं मानती है, ये डेटा भारत सरकार का भी नहीं मानती है। बिहार, अगर आपने इतना काम किया है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के दोनों प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, तो हम मेरे कुछ सवाल हैं जो वाजिब सवाल है बिहार की आवाम के लिए। बिहार के किसानों की आय देश के सबसे कम क्यों है? दूसरा, बिहार में साक्षरता दर सबसे कम क्यों है? प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम बिहार में क्यों है? 20 वर्षों से शासनकाल के बाद भी गरीबी और बेरोजगारी में बिहार अव्वल क्यों है? ये सवाल हमारे हैं। बिहार के विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज कहां चले गए, जो कि आप हमारे साथ थे तो बड़ी बड़ी बात करके कहते थे। दो, उसके अलावा बीजेपी के में जो प्रवक्ता है और जो सत्ता में बैठी हुई जनता दल यूनाइटेड है, मेरा उनसे सवाल है कि वो बताएं कि मधुबनी, सारण, गोपालगंज, नवादा, मुजफ्फरपुर की बंद पड़ी चीनी मिल को ये कब शुरू करेंगे? ये सारे सवाल हैं, ये आम आवाम, आम बिहारियों के सवाल हैं। और बताएं बीजेपी के प्रवक्ता और जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता कि कटिहार में जूट मिल, बार बार प्रधानमंत्री जी आते हैं और आकृष्ट करते हैं कि जूट मिल स्टार्ट करेंगे। 2014 से 2025 में आ गए, आज तक कटिहार में जूट मिल जो है वो कब शुरू होगा ये भी ये बता दे। देश में सबसे ज्यादा पलायन का केंद्र बिहार से होता है, आपने बिहार से पलायन रोकने के लिए 20 साल के शासन सत्ता में क्या किया? ये सवाल है, आप कुछ बताइएगा, अपने लब को खोलिएगा। आप मतलब आपको तेजस्वी फोबिया हो गया है क्या? विपक्ष सत्ता में आप, शासन में आप, 20 सालों से आप हैं, लेकिन बिहार हर चीजों में पिछले पायदान पे और पीछे से टॉप कर रहा है, और सवाल आप विपक्ष से करते हैं। तो ये कैसा काम है आपका? आपका कैसा काम है? और आपकी सत्ता में बैठे हुए सहयोगियों ने जाति आधारित ये जो है कैबिनेट का विस्तार किया है, और आप सभाजी मैं इनकी बातों का जवाब देना चाहूंगी। मैं कंप्लीट करता हूँ, आप आ जाइए। आजू खान जी अपनी बात पूरी कीजिए, प्रीति शेखर जी आपका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले फिर दानिश जी का रुख करूंगी क्योंकि वो भी हमारे साथ बहुत देर से हैं। कल से मैं तमाम टीवी चैनल्स को देख रहा हूँ, देश के बड़े बड़े टीवी चैनल्स को, प्रतिष्ठित चैनलों के ऊपर मैं देख रहा हूँ जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश इसकी भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट से हुआ। लेकिन अजब सा सवाल है कि जाति का अगर बात करिएगा तो सिर्फ जाति का ठीकरा किसके ऊपर फोड़िएगा? हमारे ऊपर फोड़िएगा। हम जानते हैं आपकी मजबूरी क्या है। पहले तो आपकी विचारधारा नहीं है जनता दल यूनाइटेड की, न समाजवादी विचारधारा है ही नहीं है। आप आरएसएस के चपत चिन्हों पे चल रही हैं, आपकी विचारधारा समाजवादी नहीं हो सकती है क्योंकि आप आरएसएस के गोद में जाके बैठी है, तो आपका कोई विचारधारा नहीं है। इसलिए हमारी विचारधारा के ऊपर आप, हमारी विचारधारा के ऊपर आप उंगली न उठाएं। मेरे सवाल थे 7-8 सवाल थे, समझिए आपके माध्यम से मैं दोनों जो सत्ता के जो प्रवक्ता है मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि हर चीजों में बिहार पीछे क्यों है? आप मजबूत सरकार कहते हैं, हम कहते हैं आप मजबूत सरकार। ठीक है, जवाब ले लेंगे, लेकिन उससे पहले दानिश जी का रुख करना चाहूंगी। दानिश जी, जिस तरह से एनडीए की तरफ से कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसे कहा जा रहा है कि ये जातीय समीकरण को साधने के लिए किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ मुफ्त की रेवड़ियों की बात हो रही है। क्या लगता है आने वाले चुनाव में किसका असर दिखेगा? असर किसी का बिहार में नहीं है, सब पे असर जनसुराज का है। और ये सब जाति या धार्मिक राजनीति ही दोनों दल करते हैं, चाहे यूपीए वाले हों या एनडीए वाले हों, इनके पास कोई काम नहीं है। कोई जात का लाइन जोड़ता है, कोई धर्म का लाइन जोड़ता है। सत्ता में रहना इनकी जरूरत है, सत्ता में रह के सेवा करना इनकी कोई जरूरत नहीं है। यही इनका अर्व पेशा। अब जो आने वाला वक्त है वो सिर्फ जनसुराज का। अब पूरे बिहार का विश्वास जनसुराज पे। अभी हम जनसुराज के कैंप से बाहर निकल रहे, 20,000 लोग बिहार के लोग
आए हुए हैं, होली मिलन समारोह हो रहा है वहां पे। तो इस तरह से जनसुराज के प्रति जो लोगों का आस्था और विश्वास बढ़ता हुआ देखते हैं तो हम लोग का हौसला बढ़ता है। अब पूर्व की जितनी भी पार्टी है, पक्ष में हो या विपक्ष में हो, दोनों लोगों ने अपन जब भी मौका मिला तो अपने और अपने परिवार का लोगों ने किया है। इसलिए उनके पास कोई जवाब नहीं है कि बिहार के भलाई और सेवा के इसमें बोले, क्योंकि इन लोगों ने अलग अलग टाइम पे अपना अपना सब कुछ दिखा चुके हैं। ये कितना असरदार है और कितना पब्लिक के लिए जीते हैं, बिहार की व्यवस्था के लिए। ये सब नकलीपन है इनका। चलिए अब थैंक यू, आगे। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है दानिश जी। प्रीति जी, दानिश जी ने तो तुरंत साफ कर दिया कि मतलब आप लोगों का भी पत्ता साफ हो जाएगा और महागठबंधन का भी पत्ता साफ हो जाएगा। सत्ता में आने वाली है तो केवल जनसुराज पार्टी। दोनों आने टाइम गठबंधन में रहेंगे, दोनों जो अभी अलग अलग दिख रहे हैं, आने वाले टाइम में जनसुराज के खिलाफ गठबंधन करेंगे। तो वक्त तय करेगा। फिलहाल वो अपनी तैयारी करें, अभी प्रारंभिक काल है तो अपनी पूरी मेहनत करनी ही चाहिए। ये वो अपनी मेहनत करे, बाकी सत्ता में कौन आएगी ये तो जनता तय करेगी। जहां तक बात रही आरजू खान जी की, तो मैं उनके जो सवाल जो उन्होंने उठाया, उन्होंने जो प्रश्न किए हमसे और अनुप्रिया जी से, तो अगर उनके बातों में, उनके आरोपों में यदि इतना ही दम होता तो उनको स्क्रिप्टेड अपना आरोप पढ़ना नहीं पड़ता बार बार सिर झुकाकर, अगर बात में सच्चाई होती तो। और जहां तक बात है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने बिहार में क्या किया, नीतीश कुमार जी की सुशासन की कैसी व्यवस्था रही और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल में कौन सी कुव्यवस्था थी, ये इसको कहने की आवश्यकता नहीं, इसको लोगों ने महसूस किया है। लोगों ने महसूस किया है कि कैसे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल में किस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे, उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं आम होती थी, कैसे यहाँ के युवा पलायन कर गए थे, कैसे यहाँ के उद्योग धंधे बंद हो गए थे और कैसे यहाँ पर भ्रष्टाचार आम हो गया था कि खुद चेयर पे बैठे व्यक्ति भ्रष्टाचार के आरोप में आज बेल तो कभी जेल तो कभी बेल पर है। तो इसके जो प्रत्यक्ष जिसका प्रमाण है उसके लिए बोलने की आवश्यकता नहीं। और जनता यह भी देख रही है कि जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के सत्ता की चाबी को अपने हाथ में रखा, जब से सत्ता उन्होंने संभाला है, किस प्रकार से सुशासन की व्यवस्था यहाँ पर है, न सिर्फ पटना की सड़कों में बल्कि पूरे बिहार के अनेक जिलों में आप देखिए कि वहां पर सड़कों का जाल बिछा है, महिलाओं को सशक्त किया गया है, महिलाओं को न सिर्फ सामाजिक रूप से बल्कि उनको राजनीतिक रूप से भी सशक्त करने का प्रयास नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए के शासनकाल में हुआ है। कहाँ गई ये राष्ट्रीय जनता दल जो सिर्फ माई समीकरण पर डिपेंड हुआ करती थी, जिनको जब मौका मिला तो ये सिर्फ अति पिछड़ों की बात करते करते इनकी समाजवाद और समाजवादी सोच सिर्फ परिवारवाद पर सीमित हो गई। इनका जो एम समीकरण था उसको उन्होंने कभी आगे नहीं बढ़ाया, उसको सिर्फ इन्होंने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन आज भी आपको याद होगा कि कर्पूरी ठाकुर जी के समय में जब जो कि जनता दल के सहयोग से जो सरकार चल रही थी, उस मंत्रिमंडल में कर्पूरी जी के समय ही महिलाओं को भी, सवर्ण गरीबों को भी, अति पिछड़ों को भी आरक्षण देने का काम सबसे पहले कर्पूरी जी के समय हुआ। तो उसको तो ये संभाल नहीं पाए। जब मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब चहुओर विकास की बयार बहने लगी, जब सड़कों पर गड्ढे कम और सड़कें चमचमाती दिखने लगी, जब बच्चियां पोशाक पहनकर, साइकिल पहन के टुनटुनाते हुए स्कूल जाने लगी, तो ये विकास की बातें इनको नहीं दिखाई पड़ेंगी। अब इसकी ज्यादा प्रमाण की आवश्यकता है। और आज भी सवाजी राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस, इन दोनों का समीकरण बहुत ही बेमेल है। न तो ये अपने गठबंधन को संजो कर रख पाते हैं, न तो ये अपना चाल चेहरा चरित्र बचा पाते हैं, न तो ये बिहार के बारे में कुछ अच्छा सोच सकते हैं। अगर इनको मौका मिला था तो इस समय करके दिखाएंगे। मेरी पूरी बात नहीं खत्म हुई है। एक मिनट, मैं यह सिर्फ कहना चाहती हूँ कि जब इन्हें मौका मिला तो इन्होंने कुछ नहीं किया, और जब ये कहते हैं कि हमें अब मौका दीजिए तब हम करेंगे, जब मौका मिला तो इन्होंने घोटालेबाज की सरकार बनकर रह गई। जब इन्हें मौका मिला तो भ्रष्टाचारियों की सरकार बन के रह गई, अपराधियों की सरकार बन के रह गई। और अब मांगते हैं जनता से मौका, तो जनता ने हाथ जोड़ लिया है राष्ट्रीय जनता दल और इंडी अलायंस से। अब आपको मौका बिहार में नहीं मिलने वाला है। जी सभा जी। जी प्रीति जी, जी आरती जी जवाब दे दीजिए।
देखिए, बेशर्म सियासत की अगर कोई तस्वीर है इस देश में तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये एम की बात कर रही थी। पूरा देश नहीं, विदेश तक जानते हैं लोग कि आप जो बड़े पैसे वाले मुस्लिम होते हैं ना, आप उनको गले लगाते हैं, और जो देश के मुसलमान होते हैं उनको आप कपड़ों से पहचान लेते हैं। तो हमको पता है कि आप कितना प्यार करती हैं प्रदेश के दूसरे सबसे देश हमें जब मौका मिलता है तो अबुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाते हैं, और आपको जब मौका मिलता है तो बस आप उनकी जड़ें काटने में लगते हैं। सिर्फ वोट बैंक राष्ट्रीय जनता दल बोलिए आप लोग प्लीज। ओके ओके बोलिए बेशर्म सियासत की अगर कोई तस्वीर है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और ये आरक्षण की बात करती है, इनको कुछ पता नहीं है, अपना इतिहास भी नहीं पता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब थे तो बिहार प्रदेश को 12% आरक्षण, उसके बाद लालू प्रसाद यादव बने तो उन्होंने 14% उस आरक्षण को बढ़ा के किया। जब राबड़ी देवी जी आई तो उन्होंने 18% किया, और जब महागठबंधन की सरकार आई तो 65% किया, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता सुनिए ना क्या बदतमीजी है भाई, ये क्या मतलब? मैं चुप हो जाता हूँ। जवाब नहीं लिया जाएगा, सबको अपनी अपनी बात पूरी करने का हक है, अमिताभ लोकसभा जी है। अगर आपको नहीं मालूम है इतिहास के बारे में, अगर आपको अतीत के बारे में आपको नहीं मालूम है, आपके बदनुमा चेहरे के धब्बे अगर आपको नहीं दिखाई देते तो मैं खामोश हो लेता हूं। आप कैसे कहती है कि नहीं हुआ? महागठबंधन की सरकार फिर आती है, 65% रिजर्वेशन। अब ये 66% कब हो गया, जरा बताइए सवाल, हमको नहीं पता है, उनको बोलने दीजिए, उनको जो सही लगता है उनको बोलने दीजिए, सबकी अपनी जो सही लगता है कैसे वो बोलेंगे, जो सही है वही बोलेंगे। नहीं, जवाब लेंगे अनुप्रिया जी, जवाब 66% उनके सही बोलने से थोड़ी हम लोग को नहीं पता है। अरे सुन तो लीजिए महागठबंधन। मैं अमिताभ जी के बोलने के पहले बस 1 मिनट और समय लेना चाहूंगी कि आरजू जी ने कई पॉइंट बता दिए, 2-3 पॉइंट का जवाब तो बनता है इनको, पॉइंट जवाब। तो मेरे सवाल तो अभी पूरे नहीं हुए ना, अभी मेरे जवाब तो पूरे नहीं हुए। पूछ लिया आप दोनों सत्ता पक्ष के लोग इतनी परेशान हैं, इतनी हताश है, इतनी निराश है। अरे मुझे संविधान ने आजादी दी अपनी बात रखने की, आप संविधान को पहले तो जनता के बीच में कहिए। आप लोग कुछ सुनना ही नहीं चाहती है। बिल्कुल सबसे पहली बात है जो हम लोगों ने बात शुरू की थी, जो हमने बात शुरू की थी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात शुरू की थी। लेकिन देखिए, मामले को भटकाने की कोशिश, आप मुद्दा कई हो सकता है, उसके लिए समय हमारे पास कम पड़ जाएंगे, लेकिन जो मुद्दा शुरू हुआ था वो मंत्रिमंडल के विस्तार से लेकर शुरू हुआ था। तो देखिए, आज कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और आज जाके सही मंत्रिमंडल जो नए मंत्री बने थे विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। कल जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, निश्चित तौर पर वो बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक था। जिन 7 नामों का चयन किया गया वो सिर्फ जातीय आधार पे नहीं बल्कि सामाजिक और इलाकाई आधार पे भी उनका किया गया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जिस तरीके से जो 7 नाम सामने आए हैं उनमें उन इलाकों को चुना है, सबसे ज्यादा उन्हें जो वोट जहां से मिलता है मिथिलांचल का, तो 7 मंत्री वहां से आए हैं। मगध इलाके से आया तो उन्होंने साफ तौर पर देखा है। सीमांचल का इलाका जहां से एनडीए के सदस्य काफी कम संख्या में जीत के आते थे, तो वहां से पहली बार जो है वहां से एनडीए सरकार में शामिल किया गया है विजय कुमार मंडल को, जो शिक्षा से अररिया से जीत के आते थे। तो इन समीकरण को ध्यान में रखा गया है और सबसे बड़ी बात है कि ये सारा कोऑर्डिनेशन जो है मुख्यमंत्री के साथ हुआ। और आज भी जब विभागों का बंटवारा हुआ तो उसमें भी पहले मुख्यमंत्री से के पास बैठक हुई, डिप्टी सीएम गए, उसके बाद ये जो विभागों का बंटवारा वो सामने किया गया। लेकिन अगर हम विभागों के बंटवारे को भी लेकर अगर देखें, देखिए एक बात तो बिल्कुल साफ है, भले ही जनसुराज कर ले, आरजेडी कर ले, बीजेपी कर ले, जेडीयू कर ले, बिना जातीय समीकरण के कोई पार्टी बिहार में नहीं चलती है। अगर जातीय समीकरण नहीं होता तो जनसुराज के अध्यक्ष अध्यक्ष किसी को दलित को नहीं बनाया जाता। वो ये नहीं कहते कि एक दलित को हमने पार्टी का अध्यक्ष बना दिया है या फिर इतने दिनों से हम किसी मुस्लिम को अध्यक्ष बना देंगे। तो ये जो समीकरण है बिना जातीय समीकरण के कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। हाथी के दांत दिखाने को कुछ, खाने को कुछ और है, ये सभी पार्टियां कर रही हैं। लेकिन वस्तुतः है कि बिहार में बिना जातीय समीकरण के कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ती है। और इस बार जो 7 नाम आए हैं, जो हमारा बहस का जो डिबेट का मुद्दा भी था कि जातीय और इलाकाई समीकरण को बांटने की जो कोशिश की गई है वो इसमें साफ तौर पर दिखता है। अब तो देखिए एक बड़ी परेशानी जो आज जो मंत्रिमंडल का जो विभागों का जो बंटवारा हुआ है उसमें सबसे बड़ा झटका
जीतन राम मांझी की पार्टी हमको लगा है निश्चित तौर पर उनके बेटे संतोष सुमन के पास 3 विभाग थे, लेकिन अब उनके पास सिर्फ 1 विभाग रह गया है, लघु सिंचाई विभाग। क्योंकि जब पिछली बार सरकार में हम पार्टी आई थी उस समय जीतन राम मांझी नाराज हो गए थे कि सिर्फ एक मंत्री पद को लेकर, लेकिन बाद में उन्हें 2 और विभाग दिया गया था, आपदा प्रबंधन विभाग दिया गया था और एक विभाग दिया गया था। तो उन विभागों को उनसे वापस ले लिया गया। अब सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, आपदा विभाग और लघु सिंचाई विभाग 3 विभाग संतोष सुमन को दिया गया था, जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं। लेकिन इस विभागों के बंटवारे में अब उनके पास सिर्फ 1 रह गया है। दूसरा जो बड़ी तब्दीली हुई है वो विजय सिन्हा के मंत्री विभाग में हुई है। उनके पास पहले 3 विभाग हुआ करते थे, लेकिन अब उनके पास 2 विभाग होंगे। एक कृषि जो मंगल पांडे के पास था उनके पास ले लिया गया, उनसे जब दूसरा विभाग खनन विभाग है, जबकि पथ निर्माण विभाग अब नितिन नवीन को दिया गया। तो देखिए आज न सिर्फ जो 7 चेहरे सामने आए उनको लेकर, बल्कि विभागों के बंटवारों में भी इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है, क्योंकि अब समय कम है, 7 महीने का समय है, उसके बाद नवंबर में चुनाव हो जाने हैं, अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाने हैं, तो समय काफी कम है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से और जिस कोऑर्डिनेशन के साथ एनडीए आगे बढ़ रही है वो अभाव महागठबंधन में साफ तौर पे दिखता है, और निश्चित तौर पर इसका जो असर है वो आने वाले दिनों में दिखेगा। भले ही आप दूसरे मुद्दे को लेके आप भले ही एक कंट्रोवर्सी यहाँ क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से एनडीए के अंदर अभी जो तमाम जो दल है, आप देखिए कल पटना के गांधी मैदान में जीतन राम मांझी की पार्टी दलित समागम करने जा रही है, और जो सूचनाएं मिल रही है कि मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है, चिराग पासवान को भी आमंत्रित किया गया है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है उसका अभाव कहीं दिखता है। और रह गई बात की जातीय समीकरण और इलाकाई समीकरण, तो वो बिल्कुल साफ तौर पे इन 7 नामों में भी दिखता है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं, चाहे वो बीजेपी के प्रवक्ता हो या जेडीयू के प्रवक्ता हो। जी चलिए ठीक है अमिताभ जी। जी अनुप्रिया जी, अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। आरजू जी ने कई बातों को उठाया, जिसमें से कई इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं। बहुत ही हंसी आती है, वैसी पार्टी जिसने बिहार की जनता की संपत्ति को अपना संपत्ति समझ लिया, जिसने परिवार की संपत्ति को बोलने दीजिए, अपनी संपत्ति बढ़ाने की जो है महत्वाकांक्षा में बिहार को बेड़ा गर्क कर दिया। और अब जब बिहार एक देश के साथ में कंधा से कंधा मिला के चल पा रहे हैं अपनी, अरे बोलने दीजिए आरजू जी, आप विनम्र निवेदन करते हैं। अरे नहीं आरजू जी, इतनी तकलीफ क्यों लगती है? सच चुभता है, सच है, हमें लेकिन सच का सामना जनता भी देगी। जो जवाब हम आपको दे रहे हैं, आपने कहा बजट पे विशेष दर्जा नहीं मिला। आरजू जी सुन लीजिए, चिल्लाने से सच दबता नहीं है, चिल्ला रहे हैं, क्यों बेचैन है? बेचैनी झलक रही है, सत्ता नहीं मिलने वाली है, क्योंकि बिना दाढ़ी मूंछ करके आपके नेता ने आरजू जी ये कौन तरीका? आप जब बोल रहे थे ये लोग चुप था, अभी बोल रहे हैं उसके बाद आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा, इसके बाद आप बोलिएगा। सवाल को पूरा नहीं होने दिया, मेरे जवाब को पूरा नहीं होने दिया। आरजू जी जब इंटरप्ट किया गया था तो मैंने उनको भी टोका था, इसलिए अभी आपको भी मैंने इंटरप्ट नहीं किया था भाई, हम पुराने संबंध का क्या करते हैं? अरे नहीं, सुन लीजिए आरजू जी, ध्यान और से मुझे कहना पड़ा आपने कहा कि विशेष जांच का दर्जा क्या हुआ? तो प्लीज बजट जब पेश हो रहा था सभाजी, याद होगा पूरे देश में एक सुर में कहा गया कि बिहार को देखकर बजट किया गया है, बिहार की प्रगति के लिए। अरे क्यों आपको इतनी मिर्ची लगती है कि जब बिहार देश की प्रगति में और अपना कंधा से कंधा मिला के चल रहा होता है? आपने कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए। अरे भाई सच्चाई है कि जो सच है वो जनता के बीच में है, लेकिन एक दशक था, एक समय था 90 से 2005 का शासनकाल, जहां पे अपराध का संरक्षण कहां से होता था? सीएम आवास से। जहां एनसीआरबी की तो बात ही छोड़ दीजिए, जहां पर रिपोर्ट नहीं दर्ज होता था, अपराधी अपराध करके मुख्यमंत्री आवास आते थे और क्या
ताला लग जाता था थाना में, जहाँ पे थाना अध्यक्ष को कार्य करने की आजादी नहीं थी। तो जनता को बलगाने की जरूरत नहीं है, अपनी संपत्ति जो अटूट आपने ठीक है, बना रखी ठीक है, है। अभी समय की कमी आ रही है, 11 जवाब मार्च को, दे बस लीजिए। एक सेकेंड, 11 मार्च को उनको जाना है। देखिए क्या इनके साथ होगा, फिर रोएंगे कि देखिए हम विपक्ष में हैं, ईडी सीबीआई हमें तंग कर रही है, अपराध कम कर लेते, जनता की संपत्ति कम लूटते तो जवाब ले शायद लीजिए। कम जेल जाना बोले पड़ता। दीजिए, तो इन अनुप्रिया बातों जी का जवाब ख्याल देने रखते दीजिए हैं। आजू जी से, समय की कमी है जी। ये सारे जी, बातों पे ये यू टर्न ले लेती है और इनको नीतीश कुमार जी का बयान याद नहीं रहता है कि सीबीआई ईडी वाले इनको परेशान करते रहते हैं। ये हमारे वक्तव्य नहीं है, ये आदरणीय पर बिहार के प्रदेश के मुख्यमंत्री का वक्तव्य था और उन्होंने ऑन माइक, ऑन रिकॉर्ड, ऑन माइक कहा था। और दूसरी चीज, इनको मिर्ची लगती है। अगर इनसे सवाल करते हैं हम विपक्ष के लोग, तो ये 20 साल पहले चले जाते हैं और अतीत का कंबल ओढ़ के अपने बदसूरत जो राजनीतिक चेहरा है उसको छिपाने की कोशिश करते हैं। सवाल है, एनसीआरबी का डेटा नहीं मानिएगा तो अलग बात है, हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट नहीं मानिएगा अलग बात है, ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट नहीं मानिएगा अलग बात है, तो आप करिए थे तरुआ जी आपको। लेकिन सवाल कहते हैं हमें गठबंधन में क्या क्या चल रहा है, हम चीजें मान सकते हैं कि हम साथ में नहीं बैठते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो कहती है हमारा फॉर्मूला तय होता है और उसी फॉर्मूला तय होने के बाद जीतन राम मांझी क्या क्या बयान देते हैं और उसके बाद कहिएगा कि राष्ट्रीय जनता दल का ये बयान है। अरे आपने जरूर रोड बनाया लेकिन आपको किसी ने टेंडर नहीं दिया कि आप कंस्ट्रक्शन करें। आज भी प्रदेश का एक ऐसा पुल है, वाही पुल, जो 10-12 सालों से बन रहा है और लगातार 3 बार गिर चुका है। देश में अगर नजीर बना, अगर इतिहास बना पुल पुलिया गिरने का, तो बिहार प्रदेश में बना। बिहार प्रदेश एक ऐसा वाहिद ऐसा स्टेट है जहां चूहे 35 से 40 हजार लीटर शराब पी जाते हैं जो कि लैब टेस्टिंग में जाते हैं। तो ये इनका करप्शन है। और ये महिलाओं की बात कर रही थी, आज तक वो 9 साल की मासूम बच्ची नहीं मिली जो कहती थी कि तोड़ वाले चाचा, बिना बाल वाले चाचा आते थे। आज तक इनकी सीबीआई ईडी की इतनी विश्वसनीयता, लेकिन आज तक उस बच्ची को ये लोग नहीं ढूंढ पाए। और मेरे सवाल आज भी है, बिहार केंद्र का सबसे ज्यादा पलायन करने वाला जगह क्यों बना हुआ है पूरे देश में? साक्षरता दर क्यों कम है? प्रति व्यक्ति आय क्यों कम है? और ये मैं पूछना चाहूंगा समाजी आपके माध्यम से कि बिहार इतना गरीब प्रदेश है, लेकिन ये बताइए कि पूरे लालू देश में प्रसाद यादव जी की संपत्ति क्यों है पटना में? नहीं, अरे फिर भैया मेरे समय बोले तो बहुत चीख रहे थे, बहुत चीख रहे थे। नहीं सुनिएगा, बस सवाल पूछ तीखा दिया लग रहा पटना ही है। में इतना ज्यादा अरे संपत्ति तीखा क्यों है? लग रहा है। आनंद कहाँ से मोहन के लिया बारे में गया? आनंद कहाँ से मोहन के लिया बारे में गया? मालूम है, इसी में जाना जिसके लिए है आपने राउ जिसके रेवेन्यू लिए आपने कोर्ट में। संविधान को मैं रोक के बहुत उनसे बाहर जल्दी निकाला, 11 ही मालूम है बहुत क्या? नजदीक मालूम है क्या? होली अरे के मालूम है पहले क्या? होली मनेगा। पंकु चचा के बारे में मालूम है क्या? पहले होली पंकु मनेगा, चचा के बारे में क्या मालूम है, जाएंगे? जिनके विचारधारा नहीं है, जिनकी सोच विचारधारा नहीं है, वो पंकु चचा के बारे में मालूम है। दरअसल अगर बात की जाए तो बिहार में आने वाले चुनाव को लेकर महागठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, सारे जो राजनीतिक दल वो लोग अपनी अपनी बिसात बिछाने में लगे हुए हैं, अपनी अपनी गोटी सेट करने में लगे हुए हैं। हालांकि तैयारियां फुल हो गई है, प्लान बनाए जा रहे हैं, रणनीति बनाई जा रही है। अब इन सब का असर आने वाले चुनाव में कितना होगा, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।